विषय हिंदी, कक्षा MA, सेमेस्टर प्रथम। प्रश्न पत्र का नाम भारतीय काव्यशास्त्र, प्रश्न पत्र संख्या 5। शीर्षक भारतीय काव्यशास्त्र भाग 2। उपशीर्षक काव्य स्वरूप। विचार बिंदु हैं भावना की प्रधानता, मानवीय संवेदना, सहजता की भावना, संगीत तत्व, सत्य की अभिव्यक्ति, बुद्धि तत्व, भाव तत्व, कल्पना तत्व एवं कला तत्व। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे भारतीय काव्यशास्त्र के दूसरे भाग में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्पष्ट किया गए काव्य के स्वरूप पर। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने अपनी रचना मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कहा है कि कविता कल्पना की बेटी है। वे आगे स्पष्ट करते हैं कि द पोइट्स आइज इन ए फाइन फ्रेंजी रोलिंग डॉथ ग्लैंस फ्रॉम हेवन टू अर्थ and earth to heaven, and as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shape and gives to airy nothing a local habitation and name। भाव यह है कि कवि की आंखें शानदार उन्माद में, या अंग्रेजी में पावरफुल फीलिंग्स, या हिंदी में अनियंत्रित भावना में नशीली निगाहों से उत्सुकता पूर्वक स्वर्ग से पृथ्वी की ओर और पृथ्वी से स्वर्ग की ओर सर्वत्र देखती हैं या घूमती हैं, और कवि अपनी कलम द्वारा कल्पना के माध्यम से अमूर्त चीज़ों को मूर्त रूप देता है, उनके स्वरूप को बदल देता है, फिर वह अनजान नहीं रहती, उस प्रकार नाम देता है या अभिव्यक्त करता है कि वे हमारे आसपास की जान पड़ती हैं। या हम ऐसे समझें कि बिना कल्पना के काव्य सृजन संभव नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अर्थात इसको हिंदी में इस प्रकार समझ सकते हैं, कविता उत्कंठ अर्थात तीव्र भावनाओं का सहजोद्रेक है। इसकी उत्पत्ति शांति में संचित अनुभूतियों से होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वर्ड्सवर्थ ने कल्पना की जगह भावना को सर्वाधिक महत्व दिया। मिल्टन आगे कहते हैं कि ऐसे ऑन एजुकेशन में कहते हैं कि पोएट्री शुड बी सिंपल, सेंसियस एंड पैसियोनेट। कविता सरल, रागात्मक एवं मानवीय भावों से युक्त होती है। कहने का भाव यह है कि मिल्टन ने सदैव काव्य में राग को महत्व दिया। वे मानते हैं कि कविता प्रसादात्मक और सरल भी होनी चाहिए। कॉलरिज के अनुसार पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। इसका भाव यह हुआ कि कॉलरिज ने काव्य में भावनाओं की क्रमिक अभिव्यक्ति को सुंदर शब्दों द्वारा सजाने के पक्ष में हैं। कॉलरिज कहते हैं कि सुंदर भावनाओं को सुंदर ढंग से सजाया जाए। शेली कहते हैं कि दे लर्न इन द सफरिंग व्हाट दे टीच इन सॉन्ग। शेली का मानना है कि कविता विषाद के क्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है। आगे भी इस बात को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं कि काव्य में करुणा आवश्यक है। ड्राइडेन का मानना है कि पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता व्यक्त संगीत है। या इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ड्राइडेन ने काव्य में संगीत तत्व को महत्व दिया। उनका मानना है कि कविता में संगीत अनिवार्य है, संगीत के बिना कविता अधूरी है। कार्लाइल कहते हैं कि पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। इसको हिंदी में ऐसे समझें
कि काव्य को संगीत में विचार के रूप में कार्लाइल ने स्वीकार किया। मैथ्यू आर्नल्ड काव्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पोएट्री इज एंड बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात काव्य में जीवन और विचारात्मक व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। हडसन काव्य के विषय में अपनी बात इस प्रकार रखते हैं, पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन। इसका अर्थ यह हुआ या इसका भाव इस प्रकार हो सकता है, काव्य जीवन की व्याख्या, कल्पना और मनोवेग तीनों का समन्वय है। हडसन का मानना है कि एक बेहतर कविता के लिए कल्पना, मनोवेग और जीवन की व्याख्या तीनों का संयोग होना अति आवश्यक है। डॉक्टर जॉनसन काव्य के विषय में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। हिंदी में इसको इस तरह समझ सकते हैं, कविता सत्य और आनंद के मिश्रण की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। बैली कहते हैं कि पोएट आर ऑल हु लव एंड फील ग्रेट ट्रुथ एंड टेल देम। इसका भाव यह हुआ कि कविता महान सत्य की अभिव्यक्ति करती है, या इसे इस तरह भी हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कवि वे होते हैं जो प्रेम करते हैं और महान सत्य को अनुभव करते हैं और उसे बताते हैं। प्रोफेसर विल्सन कहते हैं कि पोएट्री इज द इंटेलेक्ट कलर्ड बाय फीलिंग्स। इसे आसान भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है कि कविता बुद्धि और भावना का मिश्रण है। मैकाले कहते हैं कि कविता शब्दों की चित्रकला है। हैजलिट का मानना है कि कविता कल्पना की भाषा है। एडलर एलन इस बात को स्वीकार करते हैं कि कविता सौंदर्य की संगीतात्मक सृष्टि है। अब यहाँ सभी पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए, उनका अवलोकन किया जाए, तो सबसे पहले हमारे सामने मुख्य रूप से 4 वर्ग सामने आते हैं। सबसे पहला है प्रथम वर्ग, वह है जो काव्य में कल्पना को प्रधानता देता है और इसे कल्पनावादी वर्ग कह सकते हैं। दूसरा वह है जो काव्य में भावना, राग तत्व और सौंदर्य को महत्व देता है, इसे भाववादी वर्ग कहते हैं। तीसरा वह है जो काव्य में बुद्धि एवं भाव तत्व दोनों को महत्व देता है, इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो काव्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं। चौथा वर्ग वह है जो काव्य में कला एवं चित्र विधायनी शक्ति को महत्व देता है। वास्तव में सुंदर एवं उत्तम काव्य वही होगा जिसमें चारों वर्गों की मान्यताओं का समन्वय हो। इससे स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य दृष्टि से काव्य के 4 ही तत्व स्वीकार किए गए हैं। या हम यूँ कहें, भारतीय हो या पाश्चात्य हो, अधिकांश रूप से विद्वानों ने 4 तत्वों को स्वीकार किया है: बुद्धि तत्व, भाव तत्व, कल्पना तत्व, कला या शैली तत्व। बुद्धि तत्व की बात की जाए तो वास्तव में ध्यान से हम देखें तो काव्य के मुख्य उपादान बुद्धि और हृदय दोनों हैं। इनमें से यदि एक को भी निकाल दिया जाए तो काव्य नहीं कहा जा सकता। भाव यह है कि काव्य के कलेवर का विधान करते हैं तो बुद्धि तत्व उस अस्थिपंजर का सहारा है। मेरी कहती है कि इन लिटरेचर देयर इज नो सच थिंग एज प्योर थॉट्स, थॉट इज ऑलवेज द हैंडमेड ऑफ इमोशन। अर्थात साहित्य में बुद्धि अपने शुद्ध रूप में नहीं रहती, वह सदैव भावना की अनुगामिनी बहन के रूप में रहती है। काव्य के क्षेत्र में बुद्धि तत्व अपना कार्य कई रूपों में करता है। भावों की आधार भूमि के रूप में भावनाओं का उदय और विकास विचारों के आधार पर ही होता है। कवि अपने काव्य का सृजन भी इन्हीं विचारों के सहारे करते हैं। एजी वेल्स ने भावों की इसी भावभूमि को मानसिक पृष्ठभूमि कहा है। भावों को स्पष्टतर करने के लिए
काव्य के क्षेत्र में बुद्धि का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भावना को एक निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान करना है। दूसरा भाग भावानुभूति सभी को हुआ करती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में उसको काव्य के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। कवियों में एक विशेष प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है जिसके माध्यम से वे अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते रहते हैं। लेखक के दृष्टिकोण के स्वरूप निर्माण में संसार में प्रत्येक लेखक का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उसकी रचना में उसी की छाप दिखाई देती है। भावों की व्यवस्थित अभिव्यक्ति के रूप में बुद्धि भावों की अवस्था में व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। यही कारण है कि कभी बुद्धि तत्व को नज़रअंदाज कर नहीं सकता है। भावाव्यक्ति में चमत्कार योजना भावों को चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त करने का कार्य बुद्धि ही करती है। भाषागत चमत्कार कविता का बाहरी रूप सजाता है, लेकिन भावगत चमत्कार कविता का आंतरिक स्वरूप सजाता है। मधुरता, सहजता, सरलता इत्यादि। भाव तत्व मनोवेग ही काव्य के भाव पक्ष के प्राण होते हैं। काव्य के कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व ये तीनों भाव तत्व पर आश्रित रहते हैं। भाव तत्व तीन प्रकार के होते हैं। इंद्रिय जनित भाव समस्त बाहरी पदार्थों की अनुभूति सबसे पहले इंद्रियों द्वारा होती है। इन इंद्रियों से उत्पन्न भावों का ही इंद्रिय जनित भाव कहते हैं, जैसे जीभ, त्वचा, आँख, कान, नाक इत्यादि। प्रज्ञात्मक भाव जिस प्रकार इंद्रिय जनित भाव सीधे इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होते हैं, प्रज्ञात्मक भाव भूत, भविष्य और वर्तमान के अनुभवों द्वारा उन इंद्रिय जनित भावों को मजबूत करते हैं। यही संचारी भाव भी कहे जाते हैं। जैसे किसी के एक आंख फूट गई, उसे दुख होगा, यह इंद्रिय जनित भाव है। वह चिंता करे कि उसकी आगे का जीवन कैसे चलेगा, यह प्रज्ञात्मक भाव है। गुणात्मक भाव इन भावों को उद्दीप्त भाव भी कहते हैं। जैसे किसी सुंदर वस्तु या गुणवान व्यक्ति को देखकर उसे प्राप्त करने या उसके जैसा बनने की भावना जब मन में आती है, तब उसे गुणात्मक भाव कहते हैं। कल्पना तत्व काव्य के क्षेत्र में कल्पना का विशेष महत्व है। काव्य के अन्य तत्वों की अपेक्षा कल्पना प्रमुख तत्व मानी जाती है। शेक्सपियर कहते हैं कि द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, अर्थात उन्मत्तता, प्रेमी और कवि इन तीनों का कल्पना से प्रगाढ़ संबंध है। यही कारण है कि शेक्सपियर कल्पना को कवि का मुख्य गुण मानते हैं। ड्यूगल्ड स्टुअर्ट कहते हैं एन अनकॉमन डिग्री ऑफ इमेजिनेशन कॉन्स्टिट्यूट्स पोएटिकल जीनियस, अर्थात असाधारण कल्पना ही काव्य निर्माण की शक्ति उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त अन्य पाश्चात्य विद्वान सर फिलिप, कांट, कॉलेज, कुरेचे एवं वेल्डर कार्ट आदि ने कल्पना को अपने अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वास्तव में ध्यान से देखा जाए तो कवि कल्पना के सहारे सहज रूपों की सहज ढंग से अभिव्यक्ति करता है। अधिकांश विद्वानों ने ज्ञान के दो प्रकार माने हैं, कल्पना और विचार। कल्पना को इमेजिनेशन, विचार को थॉट्स कहते हैं। क्रोचे का मत है कि कल्पना वस्तुओं के सहज और वास्तविक रूप को ज्यों का त्यों ग्रहण करती है, विचार वस्तुओं के रूप का ग्रहण बुद्धि के माध्यम से करता है। शैली तत्व मानव मन के भावों को मूर्त रूप देने वाला सहज साधन शैली तत्व ही है। शैली कविता के बाहरी स्वरूप को सजाने के अलावा उसके भावगत रूप को भी विकसित करती है। शैली रस संचार करने में भी सहायक होती है। इसीलिए भाव सौंदर्य की सार्थकता शैली सौंदर्य पर ही निर्भर होती है। यदि काव्य की शैली सुंदर नहीं है तो भावों का सौंदर्य भी बिगड़ जाता है। भावनाओं के अनुसार शैली महत्वपूर्ण होती है, काव्य लेखक की आंतरिक भावनाओं के अनुसार। इस प्रकार शैली के मुख्य रूप से दो तत्व हुए, तत्व और वस्तु तत्व।